जय हिंद दोस्तों। यदि आप एसएससी जीडी 22-23 की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपको 20 टोटल न्यू पैटर्न बेस्ड जीके जीएस का फुल डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, न्यू पैटर्न, वो किस तरह का रहने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और इसका हम आपको फुल डिस्कशन कराते चलेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यह वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक तथा महत्वपूर्ण बौद्धिक शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? तो खुद से भी एक बार आंसर जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का। और नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। 1999 में इसको ध्वस्त किया था। और साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भारतीय विश्वविद्यालय से कि भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको वो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? यहाँ पर आपको सचिव पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HBR अयंगर जो थे भारतीय संविधान के सचिव थे। लेकिन आपको कह दिया BN राव आपको थे संवैधानिक सलाहकार हो जाएंगे। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादे थे जो आपको जो संविधान जो लिखा गया था ना, ये आपको हस्तलिखित संविधान है, इसको इन्हों के द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादे के द्वारा। तो यह तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और संविधान सभा का जो गठन है यह किसके तहत किया गया है और कब किया गया है, इसका पहली बैठक कब हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और सारे को हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है यह आपको कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में किया गया था। और इसका पहला बैठक था वो 9 दिसंबर को हुआ था। और साथ ही इसका दूसरा बैठक आपको 11 दिसंबर को हुआ था। और पहला बैठक से यह पूछा जाता है कि पहला बैठक जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले बैठक के अध्यक्ष हो जाएंगे। और दूसरे बैठक के जो अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो आपको ये अस्थाई थे, लेकिन ये आपको अस्थाई हो जाएंगे। तो यह क्वेश्चन भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि मनुष्य के लिए शोरगुल सहन करने की क्षमता कितनी होती है? तो कितनी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 85 डेसिबल है, जो आपको मनुष्य शोरगुल को सहन कर सकता है। और इससे इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछता है कि जो सामान्य बातचीत करने में वो कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि आपको सोते हुए व्यक्ति को जगाना है तो उसको आप 50 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न कीजिएगा तो वह आराम से जग जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को बहरा कर देना है तो उसे आप रेगुलर 95 डेसिबल की ध्वनि दीजिएगा तो वह आदमी बहरा हो जाएगा। तो ये इस बात को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डेसिबल किसकी मात्रा है? तो ध्वनि तीव्रता की मात्रा डेसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्ति होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो वह देंगे आपको लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देंगे। और लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन कितने अनुच्छेद के तहत है? तो वह 93 नंबर अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया। और इससे क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे? तो आपको गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं GV मावलंकर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरे पूछ दिए तो M अयंगर हो जाएंगे दूसरे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल ये आपको 111 किलोमीटर के बराबर होता है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। यदि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बनता है कि विषुवत रेखा सहित
टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हैं। यदि आपको विषुवत रेखा उसमें ऐड कर दिया तो 181 हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ कह दिया कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको वह 80 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो यह जो अखबार शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो यह आपको 1903 में इसकी शुरुआत किया गया था। और इससे महात्मा गांधी से और अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। और यह क्यों गए थे, तो रंग भेद नीति के खिलाफ वहाँ पर लड़ने के लिए गए थे। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं, नेशनल हेराल्ड जो है यह किसके द्वारा एक लिखित पुस्तक है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी एक पुस्तक है। और जो आपको हो जाएगा कॉमन बिल है, यह किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको यह एनी बेसेंट के द्वारा लिखा 1914 में लिखा गया पुस्तक है। तो ये सारे बातों को भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संगम वंश था, जो विजयनगर साम्राज्य राज्य का प्रथम राजवंश था। और इससे विजयनगर से एक पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में इसकी स्थापना किया गया था। और इससे एक क्वेश्चन और आता है विजयनगर साम्राज्य से कि जो तालीकोटा या फिर राज तागड़ी का जो युद्ध हुआ था वो विजयनगर और बहमनी के बीच हुआ था, विजयनगर एंड बहमनी के बीच हुआ था। और यह इसका डेट पूछा जाता है कि यह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1556 में तालीकोटा का युद्ध, सॉरी 1556 नहीं 1565 हो जाएगा। इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बांग्लादेश के साथ है जो सिक्किम जो राज्य है अपनी सीमा नहीं साझा करती है। और किस किस से साझा करती है, तो ये आपको नेपाल से साझा करती है, या आपको पश्चिम बंगाल से साझा करती है, और चीन से साझा करती है, और भूटान से साझा करती है। ये सब आपको इससे साझा करती है, लेकिन आपको बांग्लादेश से साझा नहीं करती है। बांग्लादेश से क्वेश्चन आपको रिलेटेड पूछा था कि बांग्लादेश की जो सीमा है और भारत से टोटल कितने किलोमीटर लगी हुई है, तो 4096 किलोमीटर जो भारत की सीमा से लगी। और कितने राज्यों से लगी, यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टोटल 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आल्पस जो पर्वत है जो आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इससे क्वेश्चन और याद रखिएगा कि आल्पस पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी है वो माउंट ब्लैक है, माउंट ब्लैक है, इसे भी आप याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गांव के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरा गांव मेरा धरोहर इसका प्रथम सर्वेक्षिक जो सर्वेक्षण का नाम है। ये आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला जैव गांव दसपारा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको त्रिपुरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और त्रिपुरा से एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से ढका हुआ राज्य है आपको वह त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। आप निरंतर यदि किसी भी चीज़ में वृद्धि देख रहे होंगे तो उस समय आपको मुद्रास्फीति देखने को मिलेगा। अब मुद्रास्फीति से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति में लाभ किसको होता है, तो आपको एक ऋणी का लाभ होगा, एक उत्पादकता को उसमें लाभ देखने को मिलता है। यदि आपको मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रहती है तो उसमें आपको आर्थिक विषमता देखने को मिलेगा। आर्थिक विषमता से यह होता है कि जो गरीब आदमी है वह गरीब होता चला जाएगा और जो अमीर आदमी है वह अमीर होता चला जाएगा। इसी को हम आर्थिक विषमता कहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहे में जंग क्या बनने से लगती है, तो लोहे में जो जंग लगती है वह क्या बनने से लगती है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से आपको जंग बनता है।
और साथ ही यदि आप जंग बनेगा लोहा में तो उसका वजन भी आपको बढ़ता हुआ प्रतीत हो जाएगा। और जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका हम गैल्वेनाइजेशन करेंगे तो वह जंग से बच जाएगा। और ये क्वेश्चन और ये पूछा गया था पिछले बार एग्जाम में कि जंग लगना है वो कौन सी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं इसका जवाब कितने लोगों को पता है। हमको लगता है कि 99% लोगों को नहीं पता होगा कि जंग लगना है वो भौतिक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे पाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिंग वर्म है जो आपको मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, लेकिन तपेदिक हो गया, कोलरा हो गया, प्लेग हो गया, ये सब आपको जीवाणु जनित रोग है। कौन सा, तो ये आपको जीवाणु जनित रोग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहीं भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा रोवर है, तो राशिद रोवर है, इस नाम को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह भेजा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 70वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह आपको इंदौर में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा था, तो यह 70वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइकेन इसका प्रदूषण का सूचक होता है। और जो लाइकेन का जो लिटमस पत्र होता है, आपको इसे भी याद रखिएगा, वो किससे बनता है, तो आपको रोसेला नामक जो होता है पदार्थ होता है, इसी से आपको लिटमस पत्र बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस से याद रखिएगा कि 2022 का जो थीम था इसका क्या रहने वाला था कि ओनली वन अर्थ रहने हैं। क्या है, तो ओनली वन अर्थ इसका थीम हो जाएगा। किसका, तो 2022 का जो पर्यावरण दिवस का था थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, और 8 जून को क्या जाता है, मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। और 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को मनाया जाता है आपको विश्व नहीं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, यूनेस्को के द्वारा 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मेरा यह, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगी? तो वह बनेगी आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस एवं ध्रुव के मध्य होगी तो उसकी जो आपको प्रतिबिंब बनती हुई प्रतीत होगी वो आभासी और सीधी बनेगी। तो चलिए दोस्तों, हमने 20 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करा। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी और अपने तैयारी को और अच्छी दिशा में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपको हिंदी का भी सेट प्रैक्टिस चालू कर दें, जिसमें कि आपको जीके जीएस प्लस हिंदी दोनों एक ही वीडियो में मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में यह भी ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई इसमें सुधार करना हो तो यह भी आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें सर ऐसे ना, आपको ऐसे करके बताइएगा तो ये और भी अच्छा होगा। तो जो भी आपकी राय देना हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए सेट की तरह, नए सेट में आपको। तो तब तक के लिए जय हिंद।